लास्ट क्लास में वो डिस्कसिंग अबाउट हैलोजिनेशन रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स, ठीक है। तो अपने देखा था कि दीज आर फ्री रेडिकल रिएक्शन, इसका मैकेनिज्म अपन ने अल्केन्स चैप्टर में देखा था बेसिकली। सो चेन इनिशियल, प्रोपोगेशन एंड टर्मिनेशन, इस तरह से ये 3 स्टेप्स में रिएक्शन होती है। ये भी अपन ने देखा था कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एक्चुअली कंट्रोल दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस बिकॉज पॉलीहैलोजिनेशन होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए अपन क्या करते हैं, एक्सेस ऑफ अल्केन लेते हैं जनरली, सो दैट वी कैन लिमिट इट टू मोनोहैलोजिनेशन, ठीक है। तो हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे, जैसे क्लोरीनेशन करते हैं अगर प्रोपेन का, तो जनरली अपने को सिलेक्टिविटी कम मिलती है, और वही अगर ब्रोमिनेशन करते हैं तो ज़्यादा सिलेक्टिविटी मिलती है। द रीज़न फॉर दैट इज़ ब्रोमिनेशन इज़ स्लोअर एंड देयरफॉर देयर इज़ हायर सिलेक्टिविटी। इस केस में अगर अपन हैलोजिनेशन को कंट्रोल नहीं करेंगे तो वी गेट मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स। ऑब्वियसली सेकेंडरी प्रोडक्ट इस केस में इज़ गोइंग टू बी द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है ना। सेकेंडरी इज़ गोइंग टू बी द मेजर प्रोडक्ट, but we'll also get a lot of different products, some of them including polyhalogenated products, okay। इस तरह से डाइहैलोजिनेटेड प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं अपने को। सो दिस इज़ प्रिटी रैंडम, तो इसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है, ओके। सो वी डोंट एक्चुअली वांट टू डू दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस अनलेस वी नो एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग। जैसे कुछ एग्जांपल्स मैं बताऊंगा जिसमें इस तरह के रिएक्शंस विल ओनली लीड टू सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है। सो जैसे ये रिएक्शन अगर करते हैं अपन फॉर एग्जांपल, ठीक है। सो वी टेक नियोपेंटेन ले लिया एंड देन वी रिएक्ट इट विथ हीट और लाइट इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सारे हाइड्रोजन्स जो है दीज आर बेसिकली सेम हाइड्रोजन्स, ओनली वन टाइप ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे वी गोना हैव अ मोनोक्लोरिनेशन। सिर्फ अपने को रेशो बराबर चूज़ करना है इन रिएजेंट्स का। सो वी टेक लाइक 1:1 रेशो, तो विल गेट मोनोक्लोरिनेटेड, इजंट इट। यहाँ पे अभी सारे हाइड्रोजन्स सेम रहने के वजह से पॉलीहैलोजिनेशन होने के चांसेस कम रहते हैं, ओके। सो जहाँ पे सिंगल टाइप के हाइड्रोजन्स आ रहे हैं उस केस में इट इज़ एक्चुअली प्रैक्टिकल टू डू हैलोजिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ हीट एंड लाइट। सिमिलरली यहाँ पे अगर टोल्यूइन देखो, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली we are using bromination, okay, we're doing bromination in presence of heat or light. Since we are not using any Lewis acid catalyst, तो क्या होगा, ब्रोमीन, ये जो बेंजीन रिंग जो है उसके ऊपर ब्रोमिनेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वी आर नॉट यूजिंग लुइस एसिड कैटलिस्ट। अगर लुइस एसिड कैटलिस्ट यूज़ करेंगे तो बेंजीन रिंग के ऊपर रिएक्शन होगा, ठीक है। मिथिल ग्रुप जो है, जैसे फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन करते हैं अपन, इसको अपन थोड़ा साइड में रखते हैं। सो यहाँ पे लेट्स से वी यूज़ समथिंग लाइक Br2, ओके, एंड FeBr3। अगर ये रिएक्शन करता हूँ मैं तो मेरे को क्या प्रोडक्ट मिलेगा? क्योंकि अभी क्या रिएक्शन होगा, कहाँ पे रिएक्शन होगा? बेंजीन रिंग के ऊपर। तो मेरे को बेंजीन रिंग के ऊपर सब्सटीट्यूशन मिलेगा, ओके। मिथिल ग्रुप इज़ ऑर्थोपैरा डायरेक्टिक, ठीक है। तो मेरे को ऑर्थोब्रोमोटोल्यूइन मिलेगा प्लस पैरा आइसोमर इसका, ओके, पैरा ब्रोमोटोल्यूइन। तो ये 2 प्रोडक्ट मेरे को मिलेंगे, ओके। अब ऑर्थो कम रहेगा और पैरा ज़्यादा रहेगा। पैरा इज़ गोइंग टू बी अवर मेजर प्रोडक्ट। रीज़न फॉर दैट, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस आ रहा है ऑर्थो पे, तो पैरा इज़ गोइंग टू बी द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी डू द रिएक्शन। लेकिन अगर मैं, सॉरी FeBr3 है या, सो FeBr3 अगर मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ओके, सिर्फ हीट या लाइट यूज़ कर रहा हो, तो बेंजीन रिंग के ऊपर रिएक्शन नहीं होगा। रिएक्शन कहाँ पे होगा? मिथिल ग्रुप के ऊपर। जो भी साइड चेन है वहाँ पे वो रिएक्शन होगा, और साइड चेन में भी ओनली बेंजिलिक पोजीशन, ओके, इसी पोजीशन के ऊपर सब्सटीट्यूशन होगा, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन कर रहे हैं अपन, तो व्हाट विल गेट इज बेंजील ब्रोमाइड हो रहा है ये, ओके। इसको अपन आईपैक नेम देंगे ब्रोमोमिथिल बेंजीन, लेकिन इसका कॉमन नेम रहेगा बेंजील ब्रोमाइड, ठीक है। सो रिमेंबर दैट इट ओनली हैपन्स एट द बेंजिलिक पोजीशन। मतलब कि अगर इफ़ आई टेक दिस कंपाउंड, ओके, CH2CH3 कुछ भी ऐसा अल्कील चेन ले लिया, ठीक है, एंड इफ़ आई डू ब्रोमिनेशन और क्लोरीनेशन, जैसे क्लोरीनेशन ले लिया, क्लोरीनेशन कर रहे क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ हीट और लाइट, ठीक है, और लाइट। तो पोजीशन जो है दैट इज़ गोइंग टू बी सब्सटीट्यूटेड, दैट इज़ गोइंग टू बी द बेंजिलिक पोजीशन ओनली। बेंजिलिक पोजीशन पे ही सब्सटीट्यूशन होगा, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी आवर
प्रोडक्ट, Cl मिलेगा यहाँ पे अपने को CH2CH3. Okay, so this is how the reaction will happen. Is this clear? Okay, continuing. Order of reactivity जो होती है हैलोजन की, ये अपने को मालूम है F2Cl2Br2I2. Okay, so F2 is the most reactive. We don't actually use फ्लोरीन. क्यों? क्योंकि फ्लोरीन कैसा होता है? एक्सप्लोजिव. समझ में आया ना? Nobody wants to work with fluorine. Fluorine is a very dangerous gas. It is a gas. ठीक है, all of these are actually gases. Sorry, not all of these. Fluorine chlorine gas है. Bromine जो है that is liquid, and I2 जो होता है that is solid. ठीक है, क्योंकि वैन डर वाल्स फोर्सेस बढ़ रहे हैं इसलिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, साइज बढ़ रहा है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है. दैट्स वाई बॉइलिंग पॉइंट फ्रॉम फ्लोरीन टू क्लोरीन टू ब्रोमीन टू आयोडीन, मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा. ओके, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा. सो इसेंशियली जो फ्लोरीन है दैट इज़ मोस्ट रिएक्टिव. ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिविटी है, बहुत ज़्यादा इसकी रिएक्टिविटी. इट इज़ वेरी रिएक्टिव, इट इज़ एक्सप्लोजिव. ऑलराइट, सो देर आर वेरी फ्यू पीपल इन द वर्ल्ड एक्चुअली हु वर्क्स विथ फ्लोरीन. बहुत ज़्यादा इसके साथ केयर लेना पड़ता है. ओके, देर आर अदर रीजन्स ऑल्सो बेसिकली, बट वन ऑफ द रीजन इज दैट इट इज़ वेरी रिएक्टिव. दैट्स वाई मोस्ट पीपल डोंट वांट टू वर्क विथ फ्लोरीन. ओके, अनलेस एंड अनटिल इट इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी. सिलेक्टिविटी जो है इसके साथ इंक्रीज होती है अगर रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है. एक्सक्यूज मी. तो जैसे फ्लोरीन इज मोस्ट रिएक्टिव, तो सिलेक्टिविटी सबसे कम इसकी रहेगी. सिलेक्टिविटी का ऑर्डर क्या रहेगा? ये रहेगा. ठीक है, सिलेक्टिविटी सबसे ज़्यादा आयोडीन के साथ और सबसे कम फ्लोरीन के साथ रहेगा. देन इफ़ देर इज़ अ चॉइस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी, तो सेकेंडरी ज़्यादा सेलेक्टिव रहेगा बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी हाइड्रोजन. और इफ़ देर इज़ अ चॉइस बिटवीन टर्शरी एंड सेकेंडरी, तो टर्शरी ज़्यादा सेलेक्टिव रहेगा. जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ आई टेक दिस कंपाउंड, ठीक है, और क्लोरिनेशन कर रहे हैं. इफ़ यू रिमेंबर मैंने ये लिया था CH3CH2CH3 और इसको मैंने क्लोरिनेशन किया था इन प्रेजेंस ऑफ हीट और लाइट. तो मेरे को दो कंपाउंड मिले थे CH3CH2CH2Cl प्लस CH3CHCl CH3. तो ये दो कंपाउंड्स मेरे को यहाँ पे मिले थे, isn't it? और यहाँ पे रेशो जो था वो था ये 45% था एंड ये 55% था. बहुत ज़्यादा सिलेक्टिविटी मेरे को नहीं मिली थी क्योंकि दिस इज़ सेकेंडरी एंड दिस इज़ प्राइमरी. सो व्हाट वी चूजिंग इज़ बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी. ठीक है ना, सिलेक्टिविटी इंक्रीज़ करने के लिए मैंने क्या यूज़ किया था? ब्रोमीन यूज़ किया था. ब्रोमीन यूज़ किया तो सिलेक्टिविटी बढ़ गई. अगर आयोडीन यूज़ करूँगा तो और भी ज़्यादा सिलेक्टिविटी हो जाएगी. ठीक है, बट इफ़ देर इज़ अ चॉइस बिटवीन प्राइमरी एंड टर्शरी, जैसे यहाँ पे देखो. ओके, इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा? दिस इज़ द स्ट्रक्चर, इजंट इट? सो दिस इज़ एक्चुअली प्राइमरी. ये प्राइमरी 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 सारे ये 9 जो हाइड्रोजन है, दीज आर सेम, एंड दिस इज़ एक्चुअली टर्शरी. तो ऑब्वियसली टर्शरी इज़ गोइंग टू बी वेरी हाईली सेलेक्टिव. तो ये जो हाइड्रोजन है ये रिप्लेस होगा. व्हाट विल गेट इज टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड. ओके, दैट इज 65%. एंड ये जो रहेगा बेसिकली, ओके, इसका जो नाम रहेगा बेसिकली व्हाट इट इज, तो ये रहेगा आई थिंक दिस इज आइसोब्यूटिल क्लोराइड. सो दैट इज गोइंग टू बी 35%. सो इमीजिएटली यू कैन सी सेकेंडरी और प्राइमरी के बीच का जो सिलेक्टिविटी था उससे ज़्यादा सिलेक्टिविटी मेरे को टर्शरी और प्राइमरी सेकेंडरी में मिल रहा है. क्या टर्शरी और सेकेंडरी में मिल रहा है या टर्शरी और प्राइमरी में मिल रहा है? ओके, दिस इज़ एक्चुअली टर्शरी एंड दिस इज़ प्राइमरी. सो बहुत ज़्यादा सिलेक्टिविटी मिल रही है एज़ कम्पेयर टू दैट. अगर मैं ब्रोमिनेशन करता हूँ इसी रिएक्शन में, ओके, टर्शरी ब्यूटेन अगर लेता हूँ, राइट, सो इसेंशियली यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिलेक्टिविटी मेरे को मिलेगी. 99% तक मेरे को ब्रोमो डेरिवेटिव मिलेगा. जहाँ पे क्लोरो डेरिवेटिव मेरे को मिल रहा है 65%, वहाँ पे मेरे को 99% या उससे भी ज़्यादा मेरे को ब्रोमो डेरिवेटिव मिलेगा क्योंकि ब्रोमीन के साथ ज़्यादा सिलेक्टिविटी है. ओके, सो दिस इज़ द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द रेडिकल्स, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, मिथल. इसीलिए अपने को जो सिलेक्टिविटी है वो टर्शरी के साथ ज़्यादा मिलती है, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी एंड देन मिथल. ठीक है, सो दिस इज़ समथिंग यू नीड टू रिमेंबर. द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, द स्टेबिलिटी ऑर्डर, ये सब इसी में आ रहा है बेसिकली. ओके,
सो टर्शरी जो है जैसे अपन ने अभी जो देखा दैट इज़ गोइंग टू रिएक्ट मच मोर फास्टर देन प्राइमरी, इसलिए टर्शरी इज़ गोइंग टू बी द मेजर प्रोडक्ट एंड प्राइमरी इज़ गोइंग टू बी द सेकंड माइनर प्रोडक्ट। ओके, जो अभी वाला जो एग्जांपल था उसी में जो अपन ने देखा। ओके, ध्यान में क्या रखना है, मोर स्टेबल द अल्कील रेडिकल, जैसे यहाँ पे टर्शरी इज़ द मोस्ट स्टेबल, सो मोर स्टेबल द अल्कील रेडिकल द फास्टर इट इज़ फॉर्म्ड, इजंट इट, द फास्टर हैलाइड इज फॉर्म। तो टर्शरी हैलाइड जो है दैट इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड फास्टर, देयरफॉर टर्शरी इज गोइंग टू बी द मेजर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे तुमको ये सिलेक्टिविटी ध्यान में रखनी है बेसिकली, कि क्वेश्चन इसी पे पूछेंगे। ओके, सो यू नीड टू रिमेंबर दैट सिलेक्टिविटी। ठीक है, तो इस केस में कौन सा रेडिकल बनेगा अपने पास, यहाँ पे कौन सा रेडिकल बनेगा, टर्शरी रेडिकल, टर्शरी रेडिकल। ठीक है, और टर्शरी रेडिकल का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, इट इज़ ट्राइगोनल प्लेनर, है ना, वो सारी चीज़ें आ गई यहाँ पे। सो दैट रेडिकल इज फॉर्म्ड फास्टर एज कम्पेयर टू द प्राइमरी रेडिकल। प्राइमरी रेडिकल में इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा किसी 3 के ऊपर। सो ये स्लोली बनेगा एंड दिस इज गोइंग टू बी फॉर्म फास्टर। तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा विच इज़ अवर टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड, दैट इज़ गोइंग टू बी द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं टोल्यूइन लेता हूँ या इस तरह का कोई कंपाउंड लेता हूँ, ठीक है ना, अल्किल साइड चेन लगी हुई है, और यहाँ पे अगर मैं क्लोरीनेशन करूँगा तो मेरे को जो रेडिकल मिलेगा वो कौन सा रहेगा, कौन सा रेडिकल, इसको क्या बोलते हैं अपन, बेंजिलिक रेडिकल। एंड डू यू गाइस रिमेंबर कि बेंजिलिक रेडिकल इज़ वेरी स्टेबल, रीज़न फॉर दैट इज़ रेजोनेंस। ध्यान में रखना है कि ये ज़्यादा स्टेबल काय की वजह से है, रेजोनेंस की वजह से है। ओके, ऑलराइट, अभी जो नीट एग्ज़ाम हुआ अभी, राइट, उसमें ये क्वेश्चन पूछा था कि कार्बोकटायन दिया हुआ है, टर्शरी कार्बोकटायन, ओके, व्हाई इज़ इट स्टेबल, इसके रीजंस दिए थे अलग अलग। ओके, एक चॉइस था प्लस आई इफेक्ट, ओके, प्लस आई इफेक्ट। सेकंड इज रीज़न था प्लस, आई थिंक इट वाज प्लस आर इफेक्ट। ओके, थर्ड रीज़न था प्लस आर एंड माइनस आई इफेक्ट, नीट का क्वेश्चन है ये। ओके, और फोर्थ रीज़न था हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। ओके, बताओ कौन सा चूज़ करना चाहिए मैंने। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट यू गाइज नो दिस। Okay, the correct answer for this is hyperconjugation. Excellent guys, very good. जिन्होंने आंसर किया है, okay, ये तुमको मालूम रहना चाहिए। Hyperconjugation की वजह से it is actually stable. Alright. Obviously there is a plus I effect and there is a hyperconjugation effect. लेकिन hyperconjugation effect is actually stronger. I don't remember plus I effect दिया था नहीं दिया था, but there were 4 choices. One of these choices, so couple of these choices were there. One of the choices probably I'm messing it up, but anyway, the correct answer was hyperconjugation. Okay, that is the reason why it is more stable. Next is fluorination of alkanes. Okay, fluorination of alkane, remember it is highly exothermic process, all right, and it is explosive, almost explosive, so we don't actually do this, all right. This actually leads to poly substituted product, right, बहुत ज़्यादा fast rapid reaction है, there is no selectivity in this case, so you get random products, polyhalogenated products. Okay, समझ में है ना, polyhalogenated product मिल रहा है अपने को fluorination के साथ, so we don't actually do it. alright, iodination, okay, ये जो होता है ये भी अपन नहीं करते because it gives you reversible reaction, एक equilibrium आ जाता है जिसमें you get reversible reaction. Okay, so what you have is basically something like CH4 plus I2 in presence of heat or light, तो अपने को मिलता है CH3I plus HI. ठीक है, अब we expect this reaction to be unidirectional but it's not, it is actually an equilibrium reaction, reversible होता है, और इसमें reversible reaction में जो equilibrium होता है that is actually in the backward direction. ठीक है, तो मतलब reactants फेवर होते हैं इसमें, alright, so that's why we cannot even do iodination. ठीक है, फ्लोरिनेशन अपन रिस्क के वजह से नहीं करते, एंड प्लस वी गेट पॉली सब्सटीट्यूटेड पॉलीहैलोजेनेटेड प्रोडक्ट, दैट्स व्हाई वी डोंट डू फ्लोरिनेशन. ओके, हैलोजेनेशन क्यों नहीं कर रहे,
रिवर्सिबल रिएक्शन बनता है एंड इक्विलिब्रियम लाइज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. अगर राइट हैंड साइड में होता तो वी कुड हैव वर्क विद इट, राइट? But that is the problem. The equilibrium lies on the left hand side, and so that's why we don't do iodination also. जो फ्लोरोअल्केन्स एंड आयोडोअल्केन्स, ये जो कंपाउंड्स है इनको अपन बनाते हैं विद हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन. इस रिएक्शन को अपन बोलते हैं फिंकलस्टाइन रिएक्शन. ये आगे अपन देखेंगे. बेसिकली फ्लोरोअल्केन्स एंड आयोडोअल्केन्स ये अपन हमेशा हैलोजन एक्सचेंज से बनाते हैं. मतलब क्या करेंगे, पहले क्लोरोअल्केन एंड ब्रोमोअल्केन बनाएंगे, बराबर है, और फिर ब्रोमीन. जनरली अपन ब्रोमो, अगर हैलोजन एक्सचेंज करना है तो जनरली अपन ब्रोमीन चूज़ करते हैं, तो ब्रोमो अल्केन बनाएंगे और फिर ब्रोमो अल्केन को रिप्लेस करेंगे विथ फ्लोरो एंड विथ फ्लोराइड आयन या आयोडाइड आयन से. तो वी गेट फ्लोरो अल्केन एंड आयोडो अल्केन, राइट? तो दिखा दूंगा वो आगे. नेक्स्ट रिएक्शन इज हैलोजिनेशन ही कर रहा है बट यूजिंग एन ब्रोमोसक्सेनामाइड. ठीक है, एन ब्रोमोसक्सेनामाइड. ये अपन ने देखा है क्या, NBS? सो बेसिकली वी हैव सीन दिस इन एरोमेटिक केमिस्ट्री इटसेल्फ, क्योंकि ये बहुत ही स्पेशल रिएजेंट है. इसमें NBS भी आता है, एन ब्रोमोसक्सेनामाइड, उसी तरह से NCS भी होता है, एन क्लोरोसक्सेनामाइड. सो यू कैन डू हैलोजिनेशन ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन यूजिंग दिस रिएजेंट. ये जो रिएजेंट है इट एक्चुअली गिव्स यू रेडिकल मैकेनिज्म. मतलब जैसा अपन ने अभी देखा था, ओके, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन वाला, उसी तरह का ये रहेगा. सिर्फ ये क्या कर रहा है, NBS या NCS जो होता है, ओके, ये इसका ये स्ट्रक्चर है इसका NBS का, एन ब्रोमोसक्सेनामाइड, राइट? सो दिस इज एक्चुअली सक्सेनामाइड एंड उसके नाइट्रोजन के ऊपर रादर देन हाइड्रोजन वी हैव ब्रोमाइड. तो इसको एन ब्रोमोसक्सेनामाइड बोल रहे हैं अपन, ठीक है. एंड ये जो बॉन्ड होता है ये होमोलिटिकली ब्रेक होता है, ओके. सो व्हाट वी गेट इज ब्रोमीन रेडिकल और सक्सेनामाइड रेडिकल. एंड सक्सेनामाइड रेडिकल जब बनता है तो ये जो रेडिकल है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ऑलराइट. सो इसलिए ये बॉन्ड जो है होमोलिटिकली आसानी से ब्रेक होता है बेसिकली. सो इसका रोल क्या हो गया फिर एन ब्रोमोसक्सेनामाइड का, टू डोनेट अ ब्रोमीन रेडिकल, बराबर है, टू जनरेट अ ब्रोमीन रेडिकल. और एक बार ब्रोमीन रेडिकल जनरेट हो गया तो फिर ये चेन प्रोपोगेशन और खुद ही करते रहेगा, इजंट इट? सो इनिशिएशन तो ये कर रहा है, फिर देन यू चेन प्रोपोगेशन एंड एट सम पॉइंट यू विल हैव चेन टर्मिनेशन, ऑलराइट. बट ये रिएजेंट एक खास है. बेसिकली दिस इज जनरली यूज्ड फॉर हैलोजिनेटिंग एलिलिक एंड बेंजिलिक पोजीशन, एलिलिक और बेंजिलिक पोजीशन. सो ऑल यू हैव टू डू कि अगर तुमको कभी NBS NCS रास्ते में दिख जाए, ठीक है ना, तो तुमको क्या करना है, उसका या तो बेंजिलिक पोजीशन आइडेंटिफाई करो, अगर बेंजिलिक नहीं है तो एलिलिक होगा ही होगा, ठीक है. तो एलिलिक पोजीशन और उसी पोजीशन को हैलोजिनेट करो, ऑलराइट. सो यहाँ पे देखो ये डबल बॉन्ड हो गया. डबल बॉन्ड के बाजू वाला जो पोजीशन होता है दैट इज योर एलिलिक पोजीशन. तो ये पोजीशन को हैलोजिनेट कर दो, तुम्हारा हो गया एलिलिक ब्रोमाइड, ठीक है ना. इसको उस हिसाब से फिर नाम दे देना. और ये इसमें दिस इज़ योर बेंजिलिक पोजीशन, ऑब्वियसली वही है. सो उसी पोजीशन को हैलोजिनेट करना है, ओके. अगर लॉन्ग चेन है बेसिकली जैसे इस तरह का है, ऑलराइट, डजंट मैटर कितना लंबा चेन है, क्या है, व्हाटएवर ब्रांचेस यू कैन हैव अदर फंक्शनल ग्रुप, बट ऑब्वियसली इट विल ऑलवेज हैलोजिनेट दिस पोजीशन और यहाँ पे ब्रोमीन आ जाएगा, ठीक है ना. सो इट विल ऑलवेज हैलोजिनेट द बेंजिलिक पोजीशन, ऑलराइट. सो एलिलिक और बेंजिलिक पोजीशन के ऊपर ही फोकस करना है व्हेनेवर यू गेट, एक तो हैलोजिनेशन यूजिंग हीट और लाइट और हैलोजिनेशन यूजिंग NBS या NCS, ठीक है. ये दोनों केसेस में अपने को क्या मिल रहा है, एलिलिक और बेंजिलिक सब्सटीट्यूशन मिल रहा है. दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. यही जो पिक्यूलरिटीज़ होती है ना, ये तुमको ध्यान में रखनी होती है बेसिकली, ओके. नाउ वन ऑफ द थिंग विथ दिस रिएजेंट इज excellent yield, okay. Why? It gives you great selectivity, okay. Q, due to slowness of reaction. ये रिएक्शन कैसी है, बहुत ज़्यादा स्लो है, ऑलराइट. NBS या NCS, राइट, ये स्लोली रेडिकल देते हैं एज कम्पेयर टू जब अपन Br2 या Cl2 यूज़ करते हैं, राइट. तो वहाँ पे जो रेडिकल्स जनरेट होते हैं बहुत रैपिडली जनरेट होते हैं. NBS NCS ये slowly radicals generate करते हैं. So when you do the reaction slowly you get selectivity,
बराबर है, सिलेक्टिविटी, क्वालिटी मिलती है, isn't it? Isn't that what is the isn't that a life lesson basically? Whatever you do it patiently, slowly, so that you build the quality of your work. Isn't that what it is? Isn't it? तो ये उसी तरह से कुछ काम कर रहा है. Okay? Okay, we're gonna take a review question. Which of the following method for the synthesis of 2-halo 2-methyl pentane from 2-methyl pentane is most practical? कौन से मेथड से अपन इसको प्रैक्टिकली यूज़ कर सकते हैं, कौन सी मेथड यूज़ कर सकते हैं, बताओ. सो मोस्ट ऑफ यू गाइस ओके, कुछ लोगों का गलत हुआ, देन दे करेक्टेड इट बेसिकली. ठीक है, सो सबसे पहले तो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो. 2-methyl pentane है और उससे अपने को ये बनाना है 2-halo 2-methyl pentane. सो 2-methyl pentane बोले तो ये हो गया पेंटेन और यहाँ पे CH3. ठीक है, और इसको ठीक से ड्रॉ कर लो फिर CH3 CH2 CH2 CH CH3 CH3. ठीक है, नाउ यहाँ पे कितने टाइप के, सबसे पहले तो कितने टाइप के हाइड्रोजन्स है वो चेक कर लो, मतलब कितने टाइप के प्रोडक्ट्स बन सकते हैं वो देख ले. ठीक है, सो ऑब्वियसली प्रिटी मच ऑल द हाइड्रोजन्स आर सेपरेट डिफरेंट. सिर्फ ये जो है वो सेम है, एंड देन दिस इज़ डिफरेंट, देन दिस इज़ डिफरेंट, ओके, देन दिस इज़ ऑल्सो डिफरेंट, एंड दिस इज़ ऑल्सो डिफरेंट. ऑलराइट, सो 1 2 3 4 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन. तो 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे बनेंगे. ठीक है ना, बट ऑब्वियसली अपने को मेजर प्रोडक्ट कौन सा चाहिए, ये 2-halo 2-methyl pentane. तो इसका स्ट्रक्चर भी बना लो. ओके, 2-halo 2-methyl मतलब यहाँ पे मिथिल ग्रुप है CH3 और यहाँ पे ब्रोमीन या जो भी है X रहेगा. सो व्हाट वी नीड इज़ हैलोजिनेशन ऑन दैट कार्बन. ठीक है ना, तो ये कार्बन कैसा है, टर्शरी है. ऑलराइट, एंड दीज आर बेसिकली सेकेंडरी एंड दीज आर प्राइमरी. सो वी नीड द सब्सटीट्यूशन ऑन टर्शरी कार्बन. तो इसलिए मेरे को ब्रोमिनेशन इज़ द बेस्ट वे, क्योंकि देखो फ्लोरिनेशन अपन करते नहीं है, फास्ट है, इजंट इट, क्योंकि एक्सप्लोजिव रिएक्शन है. आयोडीनेशन भी अपन नहीं करते क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन बनता है, तो ये भी नहीं करते. बचा क्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन में. इसमें से ज़्यादा सिलेक्टिविटी किसको मिल रही है अपने को, ब्रोमिनेशन के लिए. ब्रोमिनेशन बीइंग स्लोअर रिएक्शन इज़ मोर सिलेक्टिव. ठीक है ना, और इसलिए अपन ब्रोमिनेशन करेंगे. सो नेक्स्ट रिएक्शन जो देख रहे हैं अपन, दैट इज़ हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन. ओके, इस रिएक्शन को अपन बोलते हैं फिंकलस्टाइन रिएक्शन. इसमें अपन आयोडाइड्स एंड फ्लोराइड्स बनाते हैं. ओके, सो सिंपल है, अपन ब्रोमिनेशन करेंगे सबसे पहले किसी भी कंपाउंड का और ब्रोमो अल्केन बनाएंगे और उसको फिर NaI या NF के साथ रिएक्ट करेंगे. सो व्हाट वी गेट इट आयोडो एंड फ्लोरो अल्केन्स. वेरी सिंपल. ऑलराइट, यहाँ पे जो रिएक्शन मैकेनिज्म होता है वो होता है SN2, मतलब ये जो आयोडाइड आयन है या फ्लोराइड आयन है ये अटैक करेगा इसके ऊपर और ब्रोमीन को डिस्प्लेस करेगा. सिमिलरली दिस विल अटैक दिस कार्बन एंड ब्रोमीन को डिस्प्लेस करेगा एंड वी गेट प्रोडक्ट. तो यहाँ पे SN2 रिएक्शन है, इसलिए ये रिएक्शन टर्शरी वालों के ऊपर नहीं हो सकती या सेकेंडरी वालों के ऊपर, या प्राइमरी वालों के ऊपर हो सकती है बेसिकली. सो वन ऑफ द लिमिटेशन ये है यहाँ पे कि प्राइमरी आयोडो अल्केन या प्राइमरी फ्लोरो अल्केन ही अपन बना सकते हैं, नॉट टर्शरी एंड नॉट सेकेंडरी. ओके, दैट इज़ द लिमिटेशन विद दिस रिएक्शन, बट दैट इज़ द फाइन. ठीक है, और इसको जो रिएक्शन है, ठीक है, ये भी इक्विलिब्रियम बनाता है बेसिकली. दिस ऑल्सो एस्टेब्लिशेस एन इक्विलिब्रियम, बैकवर्ड फॉरवर्ड चलता है इसमें भी. ओके, बट इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में रखने के लिए, ओके, टू कीप इट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन हम क्या करते हैं, जो सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं उसका कॉन्सेंट्रेशन अपन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. ओके, सो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन इज़ वेरी हाई सो दैट द रिएक्शन इज़ इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, सो दैट इज़ ऑल्सो टेकन केयर ऑफ. सो इट इज़ वेरी ईजी टू टेक हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, इजंट इट, इसलिए रिएक्शन क्या रहेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहेगा. सो रिमेंबर दैट दिस इज़ कॉल्ड एज फिंकलस्टाइन रिएक्शन. ऑलराइट, इसमें जो X आयन है, मतलब आयोडाइड या फ्लोराइड आयन, दैट इज़ डूइंग SN2 अटैक on the carbon carrying the halogen. Alright, और अपन excess of salt use करते to keep it in the forward direction.
नेक्स्ट रिएक्शन जो अपन देख रहे हैं दैट इज एडिशन ऑफ HX टू अल्कीन. ये भी अपन ने देखा है अल्कीन्स चैप्टर में. ऑलराइट, यू गेट मार्कोवनिकॉव एडिशन, रिमेंबर दैट मार्कोवनिकॉव, राइट. तो डबल बॉन्ड है. मार्कोवनिकॉव एडिशन के वजह से क्या बोलेंगे अपन, हाइड्रोजन उस कार्बन के ऊपर जाएगा जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है, और ब्रोमीन उस कार्बन के ऊपर जाएगा जहाँ पे ज़्यादा अल्कील ग्रुप से ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड है उस ग्रुप के ऊपर जाएगा जिस पे कम हाइड्रोजन है वहाँ पे, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी योर मेजर प्रोडक्ट. लेकिन इस तरह का मैकेनिज्म तुम कभी भी मत करना. रिमेंबर दैट यू ऑलवेज शुड गो थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन. ओके, कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा है तो कार्बोकेटायन रीअरेंज भी हो सकता है, एंड दैट इज़ वन ऑफ द प्रॉब्लम. इसलिए यू शुड ऑलवेज गो विथ द वे आई टॉट यू कि पहले कार्बोकेटायन फॉर्म करो, उसको रीअरेंज करो इफ़ पॉसिबल टू अ मोर स्टेबल कार्बोकेटायन, एंड देन गो ऑन एंड फॉर्म द प्रोडक्ट. ओके, इस तरह के ओरिएंटेशन को अपन बोलते हैं मार्कोवनिकॉव ओरिएंटेशन विदाउट रीअरेंजमेंट. ठीक है ना, दिस इज नो देयर इज नो रीअरेंजमेंट गोइंग ऑन हियर. सो दिस प्रोडक्ट is following product is following Markovnikov's rule. Okay, so that is going to be your major product. There is also a peroxide effect. Peroxide effect में क्या होता है, there is anti Markovnikov's rule follow करते हैं peroxide में. ठीक है ना. So यहाँ पे exactly opposite होता है basically. peroxide में क्या होगा, हाइड्रोजन उस कार्बन के ऊपर जाएगा जहाँ पे लेस हाइड्रोजन है, और ब्रोमीन उधर जाएगा जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है. So obviously that is going to be your major product. Okay, so this is going to be your major product. Okay, so that is going to be your major product. तो यहाँ पे जो मैकेनिज्म होता है that is radical mechanism, free radical mechanism. Alright, so you need to know this little things. These little things actually matter. जैसे for example अभी जो अपन ने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन देखा था जो नीट के इस एग्ज़ाम में आया था, और इट्स वेरी नाइस क्वेश्चन एक्चुअली, कि कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी क्यों है. मैंने बहुत बार बताया है क्लास में, एंड इवन देन आई एम नो कि तुम एग्जाम में जाते हो एंड देन यू मेस इट अप. ओके, कुछ तो भी भलता ही लिख के आते हो. ऑलराइट, सो दैट्स व्हाई दिस लिटिल थिंग्स, जो छोटी छोटी जो चीज़ें होती है मायने रखती है. कभी हो सकता है तुमको मैकेनिज्म पूछ ले इसका, एंटी मार्कोवनिकॉव मैकेनिज्म बता दो, कार्बोकेटायन है, फ्री रेडिकल है, कार्बन एनायन है, कार्बीन है, कौन सा मैकेनिज्म हो रहा है. तो ऑब्वियसली इट इज़ अ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. ओके, these questions are considered easy questions because they are straight from the syllabus, straight from the book, है ना, without any changes. लेवल 1 के क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ तुमको याद रखना पड़ता है. और जितने भी मेमोरी वाले क्वेश्चंस होते हैं दीज आर इजी क्वेश्चंस, क्योंकि इसमें मतलब मालूम है तो 100% मालूम है, इसमें कोई ये नहीं रहता. ओके, द ओनली प्रॉब्लम इज स्टूडेंट फिर यहाँ पे गड़बड़ इसलिए कर देते हैं कि they confuse this with something else, try to make their own theories and stuff like that, या फिर जो उनको मालूम है उसको किसी और के साथ मिक्स कर दिया and you get a different mixture of knowledge, or then it becomes confusing and then it becomes incorrect. Otherwise these are level 1 questions, very easy, and it becomes it becomes very easy to score in the exam if you know this. जो easy वाले जो questions है वो अगर मालूम है तो तुम उसी को अप्लाई करके फिर डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हो. सो दिस इज़ एंटी मार्कोवनिकॉव ओरिएंटेशन. ओके, ये पेरोक्साइड इफेक्ट अपने को ओनली विथ HBr मिलता है, ध्यान में रखना है. यू डोंट गेट पेरोक्साइड इफेक्ट विथ HCl या HF. ये भी अपन ने अल्कीन्स चैप्टर में कवर किया है. ओके, समझ में आया ना. HF, HI, HCl इनके साथ तुमको पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं मिलता. तो कभी कभी कन्फ्यूजन के लिए पूछ देंगे, जैसे यहाँ पे डाल दिया HBr की जगह HCl डाल दिया, और पेरोक्साइड भी है. ओके, तो हमारा क्या इंटेंशन होता है, मतलब हमारा जो इंस्टिंक्ट होता है वो ये होता है कि जैसे ही हमको पेरोक्साइड दिखा हम एंटी मार्कोवनिकॉव सोचते हैं. ठीक है, ऑलराइट. सो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा फिर. ओके, सो दिस इज़ गोइंग टू बी द मेजर प्रोडक्ट. जब अपन HCl यूज़ करेंगे तो जो अपना रेगुलर मार्कोवनिकॉव वाला है दैट इज़ गोइंग टू बी अ मेजर प्रोडक्ट, और दिस इज गोइंग टू बी द माइनर प्रोडक्ट. बट ठीक है, इफ देर इज HBr देन यू गेट एंटी मार्कोवनिकॉव इफेक्ट बेसिकली. सो ये तुमको एब्सोल्युटली ध्यान में रखना है. ऑलराइट, रिमेंबर दैट यू शुड ऑलवेज विजुअलाइज कि इफ देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट, तो कार्बोकेटायन के साथ देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट. इट इज़ ऑल्सो देयर विथ फ्री रेडिकल. ठीक है, फ्री रेडिकल के साथ भी रीअरेंजमेंट होता है. तो जैसे कार्बोकेटायन में रीअरेंजमेंट होता है उसी तरह से तुमको फ्री रेडिकल में भी रीअरेंजमेंट करवाना है. जैसे फॉर एग्जांपल या
लेट्स से यू हैव दिस, तो ये कार्बोकैटायन वाला एग्जांपल हो सकता है, तो इसी को मैं फ्री रेडिकल के लिए कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं HBr और पेरोक्साइड ले रहा है, ठीक है। सो Br कहाँ पे जाएगा, ऑब्वियसली यू नो इन ऑल दीज केसेस, ठीक है। तो यहाँ पे अब HBr ले रहे हैं अपन, तो क्या मिलेगा मेरे को, पेरोक्साइड इफेक्ट, इजंट इट। तो Br यहाँ पे जाएगा, ओके, और H यहाँ पे जाएगा, एंड सिंपल लिख लो, यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा है, बिकॉज यू नो दिस इज द थिंग। लेकिन अगर डबल बॉन्ड इस तरह से है, CH3 इस तरह से अगर है, ठीक है ना, तो फिर ऑब्वियसली यू गोना फॉर्म अ टर्शरी रेडिकल। तो देखो स्टेप्स अभी ध्यान में रहने चाहिए, ओके। इसमें सबसे पहले जो ऐड होता है दैट इज़ योर हैलोजन, ओके। तो हैलोजन कहाँ ऐड होगा, यहाँ पे, इजंट इट, यहाँ पे ऐड होगा, और फिर यहाँ पे रेडिकल बनेगा, और यहाँ पे फिर H ऐड होगा। तो क्या यहाँ पे यहाँ पे फिर से दिख रहा है क्या रीअरेंजमेंट, वेल नहीं दिख रहा है, इजंट इट। सो ये सिचुएशन ऐसी आ रही है कि यहाँ पे वी ऑलवेज एंड अप विथ नॉन रीअरेंजमेंट रिएक्शंस, ओके। सो you know for some reason I thought there should be a rearrangement, but obviously it is not. तो ये देख अपन जब मैकेनिज्म लिखते हैं तो अपने को क्लियर होता है कि there is no, otherwise you will just end up doing the rearrangement, बराबर है, because stability order of free radical is same as that of कार्बोकैटायन। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे नहीं आ रहा है rearrangement, okay, it's not possible to do the rearrangement because of the way the reaction is happening. But if you use something like HCl, अगर यहाँ पे HCl लेता हो एंड देन पेरोक्साइड लिया, ओके, तो ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो गोइंग टू फॉलो मार्कोनिकास रूल, मार्कोनिका रूल फॉलो करेगा। तो बट देर इज़ अ रीअरेंजमेंट हियर, इजंट इट। तो रीअरेंजमेंट क्यों करना है अपने को, बिकॉज जो इंटरमीडिएट है दैट इज़ गोइंग टू बी अ कार्बोकैटायन, ओके। तो ये पहले हाइड्रोजन ऐड किया मैंने यहाँ पे, टर्मिनल के ऊपर हाइड्रोजन ऐड किया एंड वी गेट कार्बोकैटायन। और अब ये कार्बोकैटायन रीअरेंज होगा टू गिव यू टर्शरी कार्बोकैटायन, ओके। सो यहाँ पे जो हाइड्रोजन था अपना ये रीअरेंज हो गया इनटू टर्शरी, और यहाँ पे अब ब्रोमीन लगेगा, बेसिकली सॉरी क्लोरीन लगेगा, इजंट इट, क्लोरीन। तो अपने को मार्कोनिका से ही प्रोडक्ट मिल रहा है, इवन दो देयर इज अ पेरोक्साइड। द रीज़न फॉर दैट इज HCl, HI एंड HF ये एंटी मार्कोनिका या पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं दिखाते, सिर्फ HBr पेरोक्साइड इफेक्ट दिखाता है, क्योंकि HBr के ही केस में ऐसा है कि जितने भी स्टेप्स इन्वॉल्व है ये सारे के सारे एक्सोथर्मिक है, ओके, सारे के सारे फेवरेबल है, ओनली इन केस ऑफ HBr, ओके। बाकी इन केस ऑफ HF, HCl एंड HI एटलीस्ट वन ऑफ द स्टेप इज़ नॉट फेवरेबल, तो इसलिए ये रिएक्शन इनके साथ नहीं होते, तो वो नॉर्मल अपना मार्कोनिका ओरिएंटेशन दिखाते हैं। सो अभी तक जो अपन ने रिएक्शंस देखे, ओके, दीज वर सम इजी रिएक्शंस, इजंट इट, और वी हैड ऑलरेडी सीन दीज रिएक्शंस इन आवर अर्लियर क्लासेस, ठीक है। अब जो अपन देख रहे हैं रिएक्शन, ओके, दिस इज समथिंग न्यू, दिस इज कॉल्ड एज हंस-डिकर रिएक्शन, दिस इज अ हंस-डिकर रिएक्शन, दिस इज अ न्यू रिएक्शन, ठीक है ना। और दिस इज़ एक्चुअली इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये जो रिएक्शन है ये अपने को फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में देखने को मिलता है, दिस इज़ इन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर, ठीक है। तो इसमें रिएक्शन में क्या करते हैं अपन, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक लेते हैं, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसको रिएक्ट करता हो विथ ब्रोमीन वाटर। रिमेंबर Br2CCl4, दिस इज़ नथिंग बट अ ब्रोमीन वाटर, ओके। सो दिस इज़ ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर अपन यूज़ करते हैं फॉर द टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, ठीक है ना। तो सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया और उसको ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट किया, तो व्हाट आई गेट इज अल्कील हैलाइड, RX मिल रहा है मेरे को, ठीक है। वेरी सिंपल रिएक्शन, इजंट इट। रिएक्शन मैकेनिज्म अगर देखना है तो अपन देखेंगे इसका थोड़ी देर में, बट रिमेंबर दिस इज़ अ हंस-डिकर रिएक्शन। सो रिएक्शन मैकेनिज्म अगर तुमको याद नहीं भी किया तो भी चलेगा, नहीं भी देखा तो भी चलेगा, ऑलराइट। द ओनली थिंग यू नीड टू रिमेंबर कि यहाँ पे जो R है और ये जो ब्रोमीन है वो कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है ना।
So this is basically getting eliminated as कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो इलिमिनेट हो रहा है एज कार्बन डाइऑक्साइड. सो आर जो आता है कार्बोक्सिल का और बी आर फ्रॉम हैलोजन, ये कंबाइन होके तुम्हारा आर. ओके, तो इसका मैकेनिज्म देखो, पूरा मैकेनिज्म याद रखने की ज़रूरत नहीं है. ओके, और ये ब्रोमिनेशन के साथ ही होता है, ध्यान में रखना. सो स्टेप 1 जो होता है, ओके, वी टेक सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड रिएक्ट इट विथ ब्रोमीन. ओके, सो ब्रोमीन के साथ रिएक्ट किया. सो व्हाट हैपन्स इज जो Ag आयन है दैट गेट्स रिप्लेस्ड बाय Br. रिमेंबर दिस इज़ वेरी कोवेलेंट एक्चुअली. ये जो बॉन्ड होता है बिटवीन कार्बोक्सिलेट एंड सिल्वर आयन, दिस इज़ एक्चुअली वेरी कोवेलेंट. ठीक है ना. तो इसमें सिल्वर गेट्स रिप्लेस्ड बाय Br, सो यू गेट अनदर कोवेलेंट बॉन्ड. ठीक है. सो ये अपना जो कंपाउंड है वो मिल रहा है अपने को. सो OBr मिल गया. ठीक है. अब ये जो है ये होमोलिटिकली ब्रेक होता है इस तरह से. यू कैन सी दैट, राइट. होमोलिटिकली ब्रेक होता है और अपने को कार्बोक्सिल रेडिकल मिलता है. दिस इज नथिंग बट कार्बोक्सिल रेडिकल. तो ये कार्बोक्सिल रेडिकल मिल गया. अब फिर से होमोलिसिस होता है. तो देखो यहाँ पे क्या हो गया कि Ag को सबसे पहले Br ने रिप्लेस किया और ये जो OBr बॉन्ड था ये होमोलिटिकली ब्रेक हुआ, तो अपने को क्या मिला, कार्बोक्सिल रेडिकल. तो ये तुमको ध्यान में रखना है कि इट एक्चुअली इन्वॉल्व्स अ रेडिकल मैकेनिज्म. ठीक है ना. इट इन्वॉल्व्स अ रेडिकल मैकेनिज्म. दिस इज कॉल्ड एज डाई रेडिकल, क्योंकि यहाँ पे 2 रेडिकल मिल रहे हैं अपने को, डाई रेडिकल पेयर मिल रहा है. तो ये जो डाई रेडिकल पेयर है ये फिर से होमोलिटिकली ब्रेक होता है और आर ग्रुप जो है वो सेपरेट होता है एंड व्हाट वी गेट इज अल्कील रेडिकल. यहाँ देखो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकल रहा है. ओके, CO2 ग्रुप बाहर निकल गया, बचा क्या है, अल्कील रेडिकल एंड ब्रोमीन रेडिकल, इजंट इट. तो ये दोनों कंबाइन होंगे अभी सीधा सीधा और तुमको अल्कील हैलाइड मिल रहा है. ऑलराइट, सो दिस इज बेसिकली व्हाट हैपन्स यहाँ पे. सो यहाँ पे रिमेंबर इन दिस पर्टिकुलर केस इफ इट इज़ पॉसिबल देर इज गोइंग टू बी अ रीअरेंजमेंट ऑफ द अल्कील रेडिकल. अल्कील रेडिकल ये जनरली अगर पॉसिबल है तो क्या बोलोगा, रीअरेंज हो जाएगा. ठीक है, बट एग्जाम में उस तरह का क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से. व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज़ अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट लेता हूँ और उसको अगर ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करता हूँ तो मेरे को अल्कील हैलाइड मिलता है जिसमें एक कार्बन कम हो रहा है, इजंट इट, एज कम्पेयर टू द रिएक्टेंट. रिएक्टेंट में क्योंकि एक कार्बन एज अ CO2 निकल रहा है ना, एक कार्बन एज अ कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है यहाँ पे, इजंट इट. दैट्स वाई जो प्रोडक्ट रहेगा अपना उसमें एक कार्बन लेस रहेगा. ओके, सो दिस इज हाउ यू सिंथेसाइज अल्कील हैलाइड फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. सिल्वर सॉल्ट जो है वो आसानी से अपन सिल्वर नाइट्रेट से बना सकते हैं. ठीक है, वो अपन देखेंगे आगे. तो इस रिएक्शन का नाम है हंस डिकर रिएक्शन. हंस डिकर रिएक्शन ये अपन फिर से कब देखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में. ओके, सो ध्यान में रखना ओनली क्लोरीन एंड ब्रोमीन, अपन जनरली ब्रोमीन ही यूज़ करते हैं. ओनली क्लोरीन एंड ब्रोमीन यूज अल्कील हैलाइड एज प्रोडक्ट. फ्लोरीन तो अपन वैसे भी यूज़ नहीं करते. ओके, फ्लोरीन इज़ नॉट गोइंग टू बी अ गुड आइडिया बेसिकली अंडर दिस कंडीशंस, सो वी डोंट यूज़ फ्लोरीन. आयोडीन वी कैन यूज़ बट इसेंशियली जो रिमेंबर ये जो एस्टर टाइप का कंपाउंड बनता था ब्रोमीन के साथ, इसी तरह का कंपाउंड बन रहा था ना ब्रोमीन के साथ भी, है ना. ब्रोमीन सिल्वर की जगह क्या आ जाता है, ब्रोमीन आ जाता है पहली स्टेप में, है ना. सिल्वर आयंस की जगह क्या आ रहा है, ओके, सिल्वर आयन की जगह ब्रोमीन आ गया. तो ये हो गया तुम्हारा एस्टर, इजंट इट. दिस इज लाइक अ एस्टर डेरिवेटिव. लेकिन रादर देन हैविंग अ अल्कील ग्रुप what we have is a bromide ion there, okay, ब्रोमीन. तो ये अपना एस्टर मिल रहा है. अब आयोडीन के साथ क्या होता है कि यही एस्टर स्टेबल होता है. ठीक है, तो उसी तरह का एस्टर बन रहा है बेसिकली. एंड देन द ये जो है आयोडीन जो है वो रिप्लेस हो जाता है विथ आर ग्रुप. ठीक है ना, वन ऑफ द आर ग्रुप, और यहाँ से फिर एक कार्बन डाइऑक्साइड. बस बेसिकली 2 अपन कार्बोक्सिलेट ले रहे. ठीक है, 2 अपन कार्बोक्सिलेट ले रहे, एक के साथ ये आयोडीन बनेगा. सेकंड वाला जो आर ग्रुप है दैट एक्चुअली डिस्प्लेसेस, ओके, सेकंड वाला आर ग्रुप दैट एक्चुअली डिस्प्लेसेस द आयोडाइड आयन एंड व्हाट यू गेट इज
एन एक्चुअल एस्टर। ठीक है, तो याद रखने के लिए ध्यान में रखना कि ब्रोमीन के साथ भी अपने को जो इंटरमीडिएट मिलता है दैट इज ऑल्सो एस्टर, लेकिन वो हैलो एस्टर हो गया एंड दिस इज अ अल्किल एस्टर। ओके, तो इस तरह से ये एस्टर मिलता है अपने को, नॉट अल्किल हैलाइड। समझ में आया ना? जब अपन I2 यूज़ करते तो प्रोडक्ट क्या मिल रहा है? एस्टर। अंडरस्टूड है? तो देखो सिल्वर सॉल्ट कैसा बनाते हैं। सिल्वर सॉल्ट अपन कैसे बनाते हैं? AgNO3 + KOH, कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे, उसको AgNO3 + KOH के साथ रिएक्ट करेंगे और फिर इसके साथ मैं हंस-डिकर रिएक्शन करूँगा। हंस-डिकर रिएक्शन का रिएजेंट ध्यान में रखना, ब्रोमीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। इतना ही तुमको ध्यान में रखना। ये 2 स्टेप में अपने को क्या मिलेगा? RX, ये मतलब यहाँ पे इनफैक्ट RBR मिलेगा मेरे को। ठीक है, तो ये देखो एग्जाम्पल इसका। ओके, हमने क्या किया? कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया, लिया। ओके, उसको रिएक्ट किया विद AgNO3 KOH। तो AgNO3 KOH यूज़ कर रहा हो तो क्या होगा? H निकल जाएगा, H के जगह आएगा Ag+। ओके, और उसको फिर रिएक्ट कर रहा हो विथ ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर यूज़ कर रहा हो। तो करना क्या है अपने को? ये जो ग्रुप है, ये पूरे के पूरा ग्रुप रिप्लेस करना है विथ Br। ठीक है ना? सो दैट इज़ द प्रोडक्ट वी गेट। अंडरस्टूड है क्या? ये पूरा ग्रुप ही रिप्लेस करना है विद Br। सो इसेंशियली देखो कार्बन काउंट करो, दिस इज अ बेंजीन रिंग एंड देन वी हैव CH2 ग्रुप। यहाँ पे CH2 ग्रुप के ऊपर ब्रोमीन लग रहा है। सो काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम, क्योंकि एक कार्बन जो है वो जा रहा है एज कार्बन डाइऑक्साइड, विच इज दैट। अंडरस्टूड है? हंस-डिकर रिएक्शन। So let's take a review question. What is the major product of the following हंस-डिकर रिएक्शन? अब दिया भी है हंस-डिकर रिएक्शन। ओके, ये मेरी जनरॉसिटी है, बेसिकली एग्जाम में नहीं दिया रहेगा हंस-डिकर रिएक्शन है करके, तुमको सिर्फ यही दिया रहेगा या फिर नाम दिया रहेगा। पेंटानोइक एसिड इज रिएक्टेड विद, फर्स्ट रिएक्टेड विद सिल्वर नाइट्रेट इन अल्कलाइन मीडियम एंड देन इट इज रिएक्टेड विद ब्रोमीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। सो तुमको ये क्लिक होना चाहिए कि दिस इज एक्चुअली अ हंस-डिकर रिएक्शन। तो इसमें से कौन सा प्रोडक्ट अपने को मिलता है वो बताओ। इजंट इट? ये जो रिएक्शन है हंस-डिकर रिएक्शन, ये प्रेडिक्ट करना बड़ा आसान है। इसमें प्रोडक्ट क्या बनता है? ऑल यू हैव टू डू इज़ टू रिप्लेस दैट पोर्शन विथ Br। ठीक है ना? तो कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4 हो गया। अब 5वां जो ग्रुप लगेगा दैट इज गोइंग टू बी Br ऑन दैट कार्बन, सो दैट इज योर करेक्ट आंसर। ओके, तो करेक्ट आंसर इज B। नेक्स्ट जो अपन देख रहे हैं दैट इज बेसिकली रिएक्शंस ऑफ अल्किल हैलाइड्स। इसका रिव्यू देख रहे हैं अपन। वी आर लुकिंग एट अ रिव्यू ऑफ दीज रिएक्शंस। ठीक है, तो इसमें अपन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शंस, ये रिएक्शंस डिस्कस करेंगे बेसिकली। ठीक है, तो ध्यान से दो, दिस इज़ अ रिव्यू पोर्शन। ये तुम्हारा 11th में जो अपन ने किया था, ओके, SN1 SN2 E1 E2, उसका तुमको पूरा एक पैकेज मिल रहा है यहाँ पे एज अ रिविजन करके। ऑलराइट, डोंट मिस इट एट एनी कॉस्ट। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये दैट इज़ बेसिकली द स्मार्ट थिंग टू डू इज़ टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इम्पॉर्टेंट थिंग्स। ठीक है, ये बेसिकली दैट इज़ अ स्मार्ट थिंग टू डू। सो मतलब यू शुड बेसिकली व्हेन आई से इट इज़ इम्पॉर्टेंट, आई एक्चुअली मीन दैट दिट इज़ एक्चुअली इम्पॉर्टेंट। ऑलराइट, ऐसा नहीं कि हर चीज़ को मैं इम्पॉर्टेंट बोलता हूँ, कुछ टीचर लोग वही करते हैं। ऑलराइट, they make everything important. All right, and so important things loses the importance basically. All right, so you should pay attention to my importance because my importance is very selective. Okay, so we'll talk about nucleophilic substitution reaction. Okay, so alkyl halide जो है they typically undergo substitution reaction and elimination reaction. Typically reactions अगर बात करें तो substitution reaction, लेकिन it depends upon the alkyl halide themselves कि whether it is primary, secondary और tertiary और reaction conditions कैसे है उसके हिसाब से ये reactions होंगे. So it can be substitution reaction और elimination reaction. ठीक है, तो अपन substitution की बात करें इसलिए focus अपना substitution पे रहेगा. ठीक है, so it is basically a substitution reaction. इसको मतलब nucleophilic substitution reaction. There are two type, SN1 and SN2. ठीक है, unimolecular nucleophilic substitution and bimolecular nucleophilic substitution reaction. और next type of reaction जो alkyl halides के होते हैं that is dehydrohalogenation reaction, मतलब -HX reaction. और इसमें अपन बनाते हैं alkenes and alkynes, unsaturated compounds बनाते हैं from alkyl halide.
ठीक है ना। तो इसमें HX अपन निकाल रहे हैं बेसिकली। ये दो टाइप के होते हैं, E1 एंड E2, दीज आर बेटा एलिमिनेशन। ओके, बेटा एलिमिनेशन रिएक्शंस होते हैं दो टाइप के, E1 एंड E2। देयर इज थर्ड वन E1CB, ये भी तुमको याद होगा। ओके, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन, बायमोलिकुलर एलिमिनेशन। दिस इज यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन कॉन्जुगेट बेस या यूनिमोलिकुलर कॉन्जुगेट बेस एलिमिनेशन, ठीक है ना। ऑलराइट, कॉन्जुगेट बेस यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, किसी भी तरह इसको पढ़ सकते हो, डजंट रियली मैटर। सो कॉन्जुगेट बेस यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, तो इसेंशियली ये सबसे कम होती है बेसिकली, है ना। E1CB बहुत कम होती है। इसमें कार्बन अनायन एज अ इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, ठीक है ना। दैट इज़ द ओनली एक्सेप्शन जहाँ पे कार्बन आयन एज इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है बेसिकली। तो फोकस अपना रहेगा E1 और E2 के ऊपर। रिएक्शंस जो है उसको अपन दो तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक को ही अपन एक्सर्गोनिक बोलते हैं, एंडोथर्मिक को ही अपन एंडरगोनिक बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसेंशियली अपने को ऑलरेडी मालूम है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक क्या है। एक्सर्गोनिक और एंडरगोनिक ये टर्म तुमको ध्यान में रखने हैं, कभी हो सकता है एग्जाम में इस तरह से पूछे, दैट्स ऑल। ओके, तो ये जो रिएक्शन है, ओके, दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्टेंट का एनर्जी ज़्यादा है, प्रोडक्ट का एनर्जी कम है, इट इज़ गोइंग फ्रॉम हाई टू लो, ठीक है ना। तो जो डेल्टा H या डेल्टा G जो रहेगा इस केस में, ओके, दैट इज़ योर डेल्टा G और डेल्टा H, वट एवर यू नो कॉल इट, ठीक है, गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ चेंज। ऑलराइट, ये जो रहेगा दैट इज़ गोइंग टू बी नेगेटिव, ठीक है ना। सो यू हैव नेगेटिव फ्री एनर्जी चेंज, इसलिए इसको अपन बोल रहे हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऑलराइट, यहाँ से लेके यहाँ तक जो होता है दैट इज़ एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ पे भी इसको डेल्टा G से दिखाया, बट दैट इज़ एक्टिवेशन एनर्जी। ऑलराइट, सो ये तुम्हारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। एंड दिस यू कैन सी इज अ सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, बेसिकली इट इज़ अ सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट मिल रहा है। सो इफ़ यू लुक एट इट, सो द क्वेश्चन इज इट SN1 और SN2, तो ये कैसा रहेगा SN2, ठीक है ना। SN2 एक स्टेप में होता है, ट्रांजिशन स्टेट मिलता है अपने को, इसलिए दिस इज SN2। सेकंड जो रहेगा एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसमें रिएक्टेंट कम एनर्जी पे होता है, प्रोडक्ट ज़्यादा एनर्जी पे होता है। ओके, दिस इज अगेन SN2, सेम रिएक्शन, सिर्फ यहाँ पे रिएक्टेंट की एनर्जी कम है। सो डेल्टा G या डेल्टा H जो होता है, ओके, और डेल्टा G, ओके, दैट इज इक्वल टू, ओके, दैट इज इक्वल टू दैट इज, और दैट इज पॉजिटिव, इजंट इट, पॉजिटिव आएगा। तो इसको अपन बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है ना, क्योंकि रिएक्टेंट ये जा रही है, एनर्जी इंक्रीज हो रही है सिस्टम की। तो एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो हीट जो है वो बाहर से अंदर आएगा, इसीलिए ये रहेगा एंडोथर्मिक। एंड दिस इज गोइंग टू बी द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर, दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन, दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। ओके, यहाँ तक जो कुछ भी हुआ समझ में आया क्या? इज एवरीथिंग क्लियर? ओके, सो वी आर लुकिंग एट द रिव्यू सेक्शन, SN1, SN2, E1, E2, ये सारे रिएक्शंस का आपने को रिव्यू करना है। ओके, सो ध्यान में क्या रखना है कि SN1 और E1 ये दोनों एक दूसरे के साथ compete करते हैं। ओके, एट द सेम टाइम SN2 और E2 ये दोनों भी एक दूसरे के साथ compete करते हैं, ठीक है। सो दीज रिएक्शंस compete विथ ईच अदर। सबसे पहले जो अपन देख रहे हैं दैट इज SN2 वर्सेस E2, क्योंकि दोनों का कंपटीशन होता है, इजंट इट। तो जैसे ये सबस्ट्रेट ले रहे हैं अपन, ऑलराइट, और अपन इसको किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, ठीक है। सो ऑब्वियसली देयर इज़ अ बेटा हाइड्रोजन, दिस इज़ द बेटा हाइड्रोजन, ऑलराइट। और अगर बेटा हाइड्रोजन है तो वो निकाल के एलिमिनेशन किया जा सकता है। फॉलो द ग्रीन एरो, न्यूक्लियोफाइल देखो हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर रहा है, डबल बॉन्ड यहाँ पे बनेगा दो कार्बन के बीच में, और फिर ये एलिमिनेशन होगा, ऑलराइट, एंड व्हाट गेट इज दिस, ओके, डबल बॉन्ड बिटवीन द टू कार्बन्स। ओके, नाउ द न्यूक्लियोफाइल कैन ऑल्सो अटैक द कार्बन कैरिंग द लिविंग ग्रुप, दिस इज अवर लिविंग ग्रुप, इजंट इट। तो न्यूक्लियोफाइल अगर पॉसिबल है, मान लो ये टर्शरी नहीं है, समथिंग लाइक अ सेकेंडरी, इफ देयर आर हाइड्रोजन्स हियर एज वेल, अगर ये भी सिचुएशन है, ओके, सो दीज आर हाइड्रोजन्स, अगर ये मान के चलते हैं अपन, तो
क्या होगा कि इट इज़ पॉसिबल फॉर दिस न्यूक्लियोफाइल टू एक्चुअली रीच दैट कार्बन, और ये हैलोजन जो है वो निकल जाएगा. ओके, हैलोजन निकल जाएगा फ्रॉम दैट. सो व्हाट वी गेट इज अ सब्स्टिट्यूशन. ओके, सब्स्टिट्यूशन मिलेगा, और जहाँ पे वो हैलोजन था उसके एग्जैक्टली अपोजिट साइड में उसी कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल चिपकेगा. ठीक है, ये बैक साइड अटैक हो गया. ऑलराइट, तो सब्स्टिट्यूशन मिल रहा है अपने को एज SN2 और एलिमिनेशन मिल रहा है एज E2. ये रिएक्शंस दोनों एक दूसरे के साथ compete होंगे. द रीज़न दे विल compete क्योंकि दोनों रिएक्शन सेम कंडीशंस में होते हैं. ठीक है, कंडीशंस क्या होते हैं इसमें? जो न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग. ओके, सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए? एनीबडी रिमेंबर्स किस तरह का सॉल्वेंट लगता है अपने को SN2 और E2 के लिए? बताओ फटाक से. सो आई नीड पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट. बराबर है. सो ये दोनों कंडीशन हम लोग यूज़ कर रहे हैं. राइट, ऑब्वियसली अगर टर्शरी है, ओके, टर्शरी है, टर्शरी RX ग्रुप है, तो बता क्या प्रीफर होगा? क्या SN2 प्रीफर होगा या E1 प्रीफर E2 प्रीफर होगा? E2 या SN2 कौन सा प्रीफर होगा अगर मैं टर्शरी लेता हूँ तो? E2 प्रीफर होगा. ठीक है, अगर टर्शरी लिया, क्योंकि टर्शरी के ऊपर SN2 नहीं हो सकता. ठीक है ना. और अगर मैंने प्राइमरी लिया, प्राइमरी RX, तो कौन सा प्रीफर होगा बताओ? तो SN2, लेकिन दोनों होंगे, बोथ. ठीक है, दोनों जनरली प्रीफर होते हैं क्योंकि बेटा हाइड्रोजन निकालना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. इजंट इट? इजीली एक्सेसिबल है इन टर्शरी एज वेल एज इन प्राइमरी. प्राइमरी रहो, सेकेंडरी रहो या टर्शरी रहो, बेटा हाइड्रोजन आसानी से निकाला जा सकता है. लेकिन टर्शरी कार्बन पे अटैक नहीं हो सकता, इसलिए SN2 नहीं होगा. ठीक है, तो यहाँ पे जो है SN2 वर एज वेल एज, है ना, SN2 एंड E2, ये दोनों होगा प्राइमरी अगर है तो. टर्शरी है तो सिर्फ E2 होगा. इज दिस क्लियर? सो रिमेंबर दैट कि इलिमिनेशन, अगर प्राइमरी अल्किल हैलाइड लेते हैं अपन तो दोनों होने के चांसेस रहते हैं. ऑब्वियसली अगर प्राइमरी ले रहे तो थोड़ा सा SN2 प्रीफर्ड होता है, लेकिन रिएक्शन कंडीशन ध्यान में रखना है. टेम्परेचर अगर लो लेते हैं तो सब्स्टिट्यूशन, हाई लेते हैं तो इलिमिनेशन. ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है. ठीक है, अगर मैं प्राइमरी ले रहा हूँ, ओके, इफ दिस इज प्राइमरी, तो दोनों पॉसिबल है E2. ओके, लेकिन SN2 इज प्रीफर्ड एट लो टेम्परेचर एंड E2 प्रीफर्ड एट हाई टेम्परेचर. ठीक है, तो ये टेम्परेचर इज द डिसाइडिंग फैक्टर, एवरीथिंग एल्स रिमेन्स सेम. सो इफ अल्किल हैलाइड इज प्राइमरी, जनरली थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन फेवर होता है क्योंकि अपन लो टेम्परेचर पे करते हैं. मतलब रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं ना, रूम टेम्परेचर बोल रहे हैं तो क्या हो गया? लो टेम्परेचर ही हो गया. तो ये टेम्परेचर पे क्या फेवर होगा? अगर मैं इसको हीट कर रहा हूँ तो फिर एलिमिनेशन फेवर होगा. ओके, बट अगर कुछ लिखा ही नहीं है, नथिंग इज रिटन, तो जनरली तुमको सब्स्टिट्यूशन फेवर्ड करना है इफ इट इज़ प्राइमरी. ठीक है, इफ द सबस्ट्रेट इज सेकेंडरी, उस केस में एलिमिनेशन, और टर्शरी के केस में भी एलिमिनेशन. ठीक है, सो ध्यान में रखना, दिस इज एट रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं अपन, या दिस इज एट रूम टेम्परेचर. ठीक है, तो प्राइमरी ही देगा तुमको सब्स्टिट्यूशन, बाकी सेकेंडरी एज वेल एज टर्शरी दिस इज गोइंग टू गिव यू एलिमिनेशन. नेक्स्ट, SN1 वर्सेस E1. SN1 E1 के साथ compete करता है और दोनों में कार्बोकैटायन लगता है. फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इज इन्वॉल्व इन SN1 एज वेल एज E1. ओके, दोनों डिफ़िकल्ट है कंट्रोल करने के लिए क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा ही कंट्रोल करते हैं, हमेशा ही compete करते हैं. दोनों में ये 2 स्टेप में होता है. रिमेंबर, स्टेप 1 होता है कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, स्टेप 2 होता है अटैक ऑन दैट कार्बोकैटायन. ठीक है ना. तो ऑब्वियसली डिपेंडिंग अपॉन कहाँ पे अटैक हो रहा है, ऑन बेटा हाइड्रोजन और कार्बोकैटायन, तो उसके हिसाब से
तुमको एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मिलेगा. ओके, so let me just give you an example of that. So जैसे CH3 CH3 Br. ओके, और यहाँ से बेसिकली ये स्टेप 1 हो गया, तो अपने को मिलेगा CH. सो ये टर्शियरी कार्बोकेटायन बन गया. ठीक है ना. अब अगर न्यूक्लियोफाइल आता है और इस कार्बन के ऊपर अटैक करता है, तो अपने को SN1 मिल रहा है. और अगर ये न्यूक्लियोफाइल इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करता है, तो अपने को E1 मिल रहा है. समझ में आ रहा है. सो डिपेंड करता है कि ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक कर रहा है. अगर कार्बोकेटायन के ऊपर अटैक किया तो SN1, बेटा हाइड्रोजन के ऊपर अटैक किया तो E1. ओके, सो ये चार्ट जो है बहुत ही यूज़फुल चार्ट है बेसिकली, क्योंकि ये तुमको बताता है कि अगर तुम्हारा सबस्ट्रेट जैसे मिथिल है या प्राइमरी है या सेकेंडरी या टर्शरी है, तो तुम्हारे क्या क्या ऑप्शंस है. ओके, व्हाट आर योर ऑप्शंस. जैसे फॉर एग्जांपल मिथिल लेते हैं, मिथिल, राइट. तो मिथिल आयोडाइड ले लिया, मिथिल हैलाइड ले लिया, कोई ब्रोमाइड या क्लोराइड ले लिया. सो इज़ इट पॉसिबल टू एक्चुअली do an SN2 to do an elimination reaction. यहाँ पे no elimination possible. बराबर है. elimination मतलब तो बेटा एलिमिनेशन की बात कर रहे हैं, बेटा एलिमिनेशन इज नॉट पॉसिबल. द रीज़न फॉर दैट देर इज़ नो बेटा हाइड्रोजन. ओके, सेकंड, अगर ये प्राइमरी है, ओके, इफ़ इट इज़ अ प्राइमरी अल्किल हैलाइड, तो यहाँ पे मोस्टली जो है रूम टेम्परेचर पे अपने को SN2 मिलेगा. अगर मैं स्टेरिकली हिंडर्ड बेस यूज़ करता हूँ, हिंडर्ड बेस, समझ में ना, एक्सेप्शन की बात कर रहे हैं, तो SN2 मिलेगा. अगर हिंडर्ड बेस लेते हैं, जैसे पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, ठीक है ना, जैसे ये हो गया. ठीक है. सो दिस इज़ योर पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड. अगर ये बेस लेता हूँ मैं, ओके, इफ़ आई टेक दिस बेस, तो दिस बेस इज़ एक्चुअली अ स्टेरिकली हिंडर्ड बेस. ये ऑक्साइड आयन जो है ये बहुत ज़्यादा हिंडर्ड है. Okay, this is a hindered base, so it is not going to be able to reach that carbon. समझ आया क्या. अगर प्राइमरी भी ले रहे तो देखो अटैक कहाँ पे होना है, इस कार्बन के ऊपर. ठीक है ना. तो अगर हिंडर्ड बेस ले रहा हो तो ये कार्बन पे जाना इसके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये बड़े बड़े जो मिथिल ग्रुप्स है ये बेसिकली इस बेचारे छोटे से ऑक्सीजन को दबा दे रहे हैं. ओके, तो ये बड़े से बेस के लिए उस जगह में घुसना, बिकॉज देर आर दीज हाइड्रोजन्स और फिर R ग्रुप भी है, इजंट इट. तो वहाँ पे घुसना इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर दिस पर्टिकुलर न्यूक्लियोफाइल. लेकिन इसके लिए ये जो बेटा हाइड्रोजन होता है वो निकालना बड़ा आसान है. सो इट कैन ईजिली रिमूव द बेटा हाइड्रोजन. ठीक है ना. इस R ग्रुप के हाइड्रोजन के ऊपर वो पहुँचेगा, बेटा हाइड्रोजन निकाल लेगा बड़े आसानी से. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, E2 मिल रहा है अपने को. समझ में आ रहा है कि ये, इज़ दिस क्लियर. अगर नॉर्मल बेसिस लेते हैं, अनहिंडर्ड बेसिस लेते तो SN2, ऑलराइट. और अगर हिंडर्ड बेस ले लिया जैसे पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, तो मेरे को E2 मिलेगा. ठीक है. लो टेम्परेचर पे SN2, हाई टेम्परेचर पे E2. ये डिस्टिंक्शंस जो है ये तुमको ध्यान में रखने हैं. सेकंड जो अपन देख रहे हैं, ओके, सेकेंडरी अल्किल हैलाइड अगर लेते हैं, सो इट बेसिकली गिव्स, ओके, मेनली गिव्स SN2. ठीक है. सेकेंडरी क्या देगा अपने को, SN2 देगा. अगर वीक बेस यूज़ करते हैं तो, ठीक है, वीक बेस यूज़ किया जैसे आयोडाइड आयन, साइनाइड आयन, कार्बोक्सिलेट आयन, दीज आर वीक बेस. इन्हीं को अपन सॉफ्ट बेसिस भी बोलते हैं, सॉफ्ट है. ठीक है. अगर इस तरह के बेसिस यूज़ किया तो क्या मिलेगा, SN2. ठीक है. और अगर मैंने स्ट्रॉन्ग बेसिस यूज़ किया जैसे अल्कोक्साइड या अल्कनाइड आयन, ठीक है ना, तो या फिर मिथाइड आयन या ब्यूटिलाइड आयन, सो इस तरह के अगर मैं बेसिस यूज़ करता हूँ, वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिस, इवन अमाइड आयन फॉर एग्जांपल, ठीक है ना. सो दीज आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिस, या इनको अपन बोलते हैं हार्ड बेसिस. ओके, स्ट्रॉन्ग बेसिस या हार्ड बेसिस अगर यूज़ कर रहे हैं अपन, तो इट इज़ गोइंग टू डू एलिमिनेशन. समझ में आया क्या. ये कौन सा एलिमिनेशन करवाएगा, E2. और अगर सॉफ्ट बेसिस यूज़ किए तो SN2. क्लियर है. सेकेंडरी के साथ इट इज़ लिटिल ट्रिकी. हमको बेस स्ट्रॉन्ग या वीक ये यूज़ करना पड़ेगा.
अगर मैंने यहाँ पे मान लो सेकेंडरी यूज़ कर रहा और पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड यूज़ किया, ठीक है ना, ये वाला बेस मैंने इसके साथ यूज़ किया, तो कौन सा रिएक्शन मिलेगा, SN2 मिलेगा या E2 मिलेगा बताओ। और अगर टर्शरी अल्किल हैलाइड अगर लेता हूँ मैं, ठीक है, अब यहाँ पे SN2 नहीं हो सकता, ठीक है, यहाँ पे SN2 नहीं हो सकता। देखो यहाँ पे SN1 नहीं हो सकता, E1 नहीं हो सकता, ओके, E1 नहीं हो सकता और E2 नहीं हो सकता, ओके, बराबर है, ये नहीं हो सकता। अगर प्राइमरी ले रहा हूँ मैं तो यहाँ पे फिर से वी कैन से E1 एंड SN1 नॉट हैपन्स, ठीक है। सेकेंडरी में एनीथिंग इज पॉसिबल, यू कैन हैव SN1, SN2, E1, E2, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, बिकॉज सेकेंडरी कैन फॉर्म सेकेंडरी कार्बोकेटायन, ऑलराइट। सो अगर कार्बोकेटायन बन रहा है तो E1 भी हो सकता है, SN1 भी हो सकता है, ऑलराइट। और अगर अपन बेसिस इस तरह से यूज़ कर रहे हैं तो SN2 और E2 ये दोनों पॉसिबल है। सो यहाँ पे ऑल पॉसिबल, ओके, ऑल पॉसिबल सेकेंडरी के साथ। सो ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है, सेकेंडरी इज़ द ट्रिकीएस्ट वन, ओके। और अगर टर्शरी दे दिया तो ऑब्वियसली नो SN2 नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि टर्शरी पे बैक साइड अटैक नहीं हो सकता। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी है SN1 और E1, ये दोनों पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, और E2 भी है, E2 भी पॉसिबल है, ठीक है। SN1 E1 क्योंकि कार्बोकेटायन बन सकता है इसलिए SN1 E1 पॉसिबल है। E2, ठीक है ना, ये बीटा अटैक है बेसिकली, ठीक है, ये बेटा अटैक हो रहा है, इजंट इट, तो इसलिए E2 भी पॉसिबल है, ओके। सो सिर्फ SN2 नहीं हो सकता, बाकी SN1, SN1, E1, E2 ये दोनों हो सकते हैं, तीनों हो सकते हैं, यू कैन से, ओके। सो एट लोअर टेम्परेचर SN1 फॉलो होगा, एट हायर टेम्परेचर E1 फॉलो होगा। अगर स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ किया तो E2 फॉलो होगा, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग बेस के साथ E2, वीक बेस के साथ SN1, E1 ये फॉलो होता है विथ वीक बेस, या वीक बेस बोले तो जिसको अपन बोलते हैं सॉफ्ट बेसिस, ठीक है ना। सो दीज आर बेसिकली गोइंग टू बी विथ सॉफ्ट बेसिस। सॉफ्ट बेसिस के एग्जांपल आयोडाइड, साइनाइड, कार्बोक्सिलेट, these are soft, and this is with strong base या hard base. So here is a review question. 1-bromo 4-methylpentane most likely reacts with cyanide ion via which mechanism? बताओ कौन सा mechanism यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। देखो this is basically a primary alkyl halide, isn't it? तो प्राइमरी के साथ जो होता है that is SN2, right? Doesn't matter what the chain is, but this is a primary alkyl halide, और ये पूरे रेंज में यहाँ पे कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है। It is possible for the nucleophile to actually come and do an SN2 attack. It is possible, ठीक है। So what you get is SN2 प्राइमरी के ऊपर। अगर ये सेकेंडरी या टर्शरी होता तो we would have said SN1 या E1 भी बोल सकते थे, बराबर है, बट यहाँ पे सब्सटीट्यूशन का ही रिएक्शन है इसलिए SN2 पिकअप कर रहे हैं, ओके। सो that is the correct answer for this, okay। So we're gonna stop here, all right, because next isme we're gonna start with the reactions of alkyl halides. So we're gonna stop here and we'll continue this in the next class, okay। Thank you very much, bye bye.